नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या के लिए, आपकी सहायता के लिए। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस संबंधी क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। लीगल हेल्पलाइन में आज हमारा मुद्दा यही रहेगा कि चेक बाउंस संबंधी क्या कानूनी प्रावधान है, और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में है तो आप भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो चेक बाउंस की कर रहे हैं। चेक बाउंस संबंधी क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। किसी भी तरह की आपको अगर मदद चाहिए तो आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चेक बाउंस से जुड़े हुए मामले पर आज हम बात कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ के हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं राजेश पटवा जी, अधिवक्ता हैं। राजेश पटवा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि चेक बाउंस के क्या कारण हो सकते हैं, उसके बाद हम और ज्यादा इसके लॉस पर बात करेंगे, लेकिन क्या मुख्य कारण हो सकते हैं चेक बाउंस की अगर बात करें? देखिए, जो चेक होल्डर है, जिसके नाम पे चेक दिया है किसी ने किसी लेन देन के चलते, जब वो चेक बैंक में डालता है चेक होल्डर और वो बाउंस होता है, तो बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं कि जिसने जो चेक इशू किया था उसके खाते में पैसे नहीं हैं, या उसने जो है सिग्नेचर डिफर है उसके अंदर, या उसने जो है एक्सीड अरेंजमेंट है जी, और अकाउंट क्लोज है। इस तरह से कई कारण हो सकते हैं, जिसके आधार पे जो है आगे उसमें जो बैंक है वो एक लिखित में इंटीमेशन देता है चेक होल्डर को कि आपने जो चेक डाला था, आपके नाम से जो चेक था, वो इन कारणों से जो है बाउंस हुआ है। हाँ। उसको हम रिटर्न मेमो कहते हैं और उसकी बड़ी महत्व है इस मामले में, चेक बाउंस के केसेस में। ठीक है। हाँ। ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चेक बाउंस होने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या उसे करना चाहिए, उसके लिए क्या सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं? जी जी, देखिए, जो चेक जब बाउंस होता है तो मैंने जैसे भी आपको बताया, तो बैंक जो है इसमें आपको लिखित में इंटीमेशन देता है, रिटर्न मेमो कहते हैं उसको। तो वो जो मेमो जब उसकी इंटीमेशन आपको जब प्राप्त होता है, प्राप्ति के दिन से 30 दिन का टाइम होता है, जो चेक होल्डर है वो उसको नोटिस दे जिसने उसको चेक दिया है, और उसको ये बताया कि आपने इन कारणों से मुझे चेक दिया था और जो मैंने बैंक में प्रेजेंट करा है, और फला दिन जो है मुझे इसकी इंटीमेशन मिली है, और चेक इस कारण से जो है बाउंस हुआ है, और उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो आपको जो है चेक अमाउंट जो है वो आपको वापस करे 15 नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर। अगर वो नहीं देता है हाँ। तो 15 दिन के बाद, जब 15 दिन खत्म होते हैं तो 16वां दिन जो है उससे पूरे 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के टाइम के अंदर जो है रिटर्न में कंप्लेंट जो है इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ उनको फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं और इस पर तफसील से हम बात करेंगे। मनोज फरीदाबाद से इस वक्त एक दर्शक जुड़े हुए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका, बताइए किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? ये कहानी है जी, कहिए मनोज जी। सिस्टर घर से, हाँ हेलो जी, कहिए सर। मेरी सिस्टर घर से गायब हो गई थी जी। तो सर मैंने FI दर्ज कराने गया। हाँ। FI दर्ज ली नहीं जी। वो कहने लगे जी उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है। अच्छा। तो उन्होंने कई कोर्ट मैरिज कर ली है, आपके FI दर्ज नहीं करी जाएगी। तो सर FI दर्ज तो की नहीं आदर्शनगर की पुलिस चौकी वालों ने। हाँ। तो सर मैंने जाके, उन्होंने क्या 28 तारीख को आपको कोर्ट में पेश होना है। अच्छा। मैं कोर्ट में पेश हुआ अपने माँ बाप को लेके। हाँ। कोर्ट में उनकी वो मैरिज जो है खारिज कर दी थी, वो लड़का शादीशुदा था। अच्छा। तो सर वो शादी खारिज कर दी, वो लड़की को जबरन लेके चला गया कुछ ज्यादा लड़कों के साथ में। नहीं तो कोर्ट ने आपके हक में फैसला सुनाया है या उसके हक में?
हमारे हक में वो लड़की से कहने लगी हाँ लड़की अपने माँ बाप के घर जा सकती है, मैं इसको मैरिज नहीं दूंगा। लड़की शादीशुदा थी, वो लड़का शादीशुदा था पहले। ठीक है, ठीक है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ वो पुलिस की उस केस में कार्रवाई नहीं कर रही थी कोई भी। ठीक है, जान लेते क्या इसमें किया जा सकता है। जी सर। देखिए, जैसा कि अभी आपने बताया है कि पहले जब आप मिस हुई आपकी सिस्टर, तो आपने वहाँ पर थाने में रिपोर्ट करवाई, तो पुलिस वालों के पास जो है इंटीमेशन थी कि आपकी सिस्टर ने जो मैरिज करनी है, हो सकता है उन्होंने रिपोर्ट पेशबंदी दी हो, वहाँ पर शादी करने से पहले उन्होंने इंटीमेशन दी हो कि मैं बालिग हूँ और मैं शादी कर रही हूँ अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के, तो इसके चलते उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। उसके बाद आपने कोर्ट को अप्रोच करा, जहाँ कोर्ट में आपको वहाँ ये पता चला कि वो शादीशुदा है, तो आपकी जो सिस्टर हैं वो इसके अंदर जो है मुकदमा कायम कर सकती है। वो लिखित में शिकायत जो है पुलिस को दे सकती है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप जो है कोर्ट में जो है कंप्लेंट केस आपकी जो सिस्टर है वो फाइल कर सकती है उस व्यक्ति के खिलाफ। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लखनऊ से एक और दर्शक इस वक्त सरमन जुड़े हुए हैं। सरमन जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे मदद करें आपकी। टीवी के सामने मैं बैठा हूँ, आपका कार्यक्रम आ रहा है एनआई एक्ट पे। जी बताइए। चेक बाउंसिंग पे एक प्रॉब्लम है हमारी। जी कहिए। प्रॉब्लम ये है कि एक चेक बाउंस हुई, चेक बाउंस होने के बाद में विद इन टाइम लीगल नोटिस दी गई। लीगल नोटिस देने के बाद में विद इन टाइम सूट फाइल हुआ। ठीक है सर जी। सूट फाइल होने के बाद में समन हो गई पार्टी कोर्ट में प्रेजेंट है। बट इस समय क्या है कि केस कंप्लेंट केस चल रहा है, पार्टी जो है वो खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई चेक इशू करने वाला व्यक्ति जी। तो अब इस पोजीशन में क्या कंप्लेंट केस रन कर सकता है तो कैसे रन कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता है तो जो कंप्लेनेंट है उसके लिए क्या रेमेडी है? बहुत सही डिटेल में सर। बहुत सही सवाल आपका यहाँ पर रहा, उसका जवाब जान लेते हैं। ये जो दिक्कतें हैं कई बार सामने आती हैं, इसमें जो चेक बाउंस होता है इसमें दीवानी सिविल रेमेडी अवेलेबल है और साथ में जो है चेक बाउंस के लिए 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जो कि क्वासी क्रिमिनल जो लायबिलिटी जो है उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। और इसमें अगर मुलजिम मर जाता है उसमें, तो जिसने चेक इशू करा था तो प्रोसीडिंग अवेट हो जाती है, परंतु अगर आपने दीवानी मुकदमा फाइल करा था उसके खिलाफ, तो उसमें जो उसके एलआरस वगैरह हैं उनको पार्टी बना के जो है आप सूट फॉर रिकवरी जो है आप अगर डाला है तो आप आगे रिकवरी कर सकते हैं उनकी। इससे ध्यान में ये रखना चाहिए जब भी चेक बाउंस होता है तो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो केस है उसके साथ साथ जो है सिविल का भी रिकवरी का मुकदमा डालना चाहिए, जो कि ऐसी समस्या ना आए आगे। शुक्रिया सरमन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। चेक बाउंस को लेकर आज हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मैं आगे इसमें थोड़ा सा बढ़ता हूँ और सर आपसे ये जानना चाहता हूँ राजेश जी कि जब चेक बाउंस के मामले सामने आते हैं तो क्या इसमें लीगल नोटिस देना कंपलसरी होता है? देखिए, चेक बाउंस होने पे उसको नोटिस देना बड़ा कंपलसरी है। इसमें ये टेक्निकलिटीज़ हैं, क्योंकि फिर बात को दोहरा रहा हूँ, ये टेक्निकलिटीज़ के चलते कई बार ये पूरी नहीं होती तो मुकदमा जो है उसमें आगे दिक्कत आती है मुकदमा चलने में। कई बार प्री मैच्योरिटी पे कि आपने जल्दी फाइल कर दिया मुकदमा या टाइम निकल गया उसके बाद फाइल करा, तो होता क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है जब चेक बाउंस होता है, बाउंस होने की जब इंटीमेशन आपको मिलती है कि इन कारण से जो है ये चेक बाउंस हुआ है, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर जो है लीगल नोटिस देना होता है। लीगल नोटिस नहीं देते तो आप लिखित में खुद भी एक नोटिस दे सकते हैं। और नोटिस को मिलने के बाद जब नोटिस उसको रिसीव हुआ है दूसरी पार्टी को, तो 15 दिन का टाइम होता है कि वो उसका जवाब दे या फिर उसमें अगर जो आपके पैसे हैं वो आपको लौटाए। अगर नहीं करता ऐसा तो आप इसके अंदर जो है कंप्लेंट केस 1 महीने के अंदर 16वें दिन से, जो 15 दिन खत्म हो गए हैं चेक जो नोटिस मिलने के बाद, 16वें दिन से पूरा 1 महीने का टाइम होता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जिस महीने में वो 16वां दिन जो है वो शुरू होता है, वो महीना अगर फरवरी का है, 28 दिन का है, तो 28 दिन के अंदर आपको मुकदमा फाइल करना है। अगर 29 दिन का है तो 29, आप वेट ना करें कि आपको 28 दिन का महीना है या 29 दिन का। कई बार हम देखते हैं, इंसानी फितरत है कि हम लास्ट के दिनों में तैयारी करते हैं, तो इस वजह से कई बार बड़ी दिक्कत आती है। इसमें भी कानून में प्रावधान हो गया है, बाद में संशोधन हुआ था उसके अंदर। उसमें क्या हुआ कि अगर कोई
देर सवेर हो जाती है तो आप रीजन दे देंगे कोर्ट को कि इस वजह से आप लेट हुए हैं। मतलब अगर बहुत बहुत लंबा वक्त भी अगर यहाँ पर हो जाता है, डिले हो जाता है, तो हम उसमें रीजन देके कर सकते हैं, चाहे कितना पुराना मामला हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसके अंदर क्या है, जब चेक बाउंस हो गया है, चेक बाउंस होने के बाद आपने लीगल नोटिस आपको टाइम पे देना है, और लीगल नोटिस होने टाइम पे देने के बाद जो आपको मुकदमा फाइल करने का जो टाइम है, उसमें अगर जो डिले होती है, महीने से ज्यादा की डिले हो जाती है, तो कोर्ट उसको डिसाइड करती है कि उसे कंडोन किया जाए, माफ किया जाए, ना किया जाए। अच्छा। उसके लिए जो है कोर्ट सम्मन ना करके, उसमें केस में संज्ञान लेके सम्मन ना करते हुए पार्टी को बुलाती है उसके अंदर। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनकी सुन लेते, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से राहुल, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। मैं कहना चाह रहा थी, हमारे यहाँ दंगा हुआ था जी, तो दलितों में और राजपूतों में जी, तो जी मतलब इसमें जो है हमारे पुलिस ने बंदे उठा रखे हैं, भाई हैं 10-12, मतलब 14 जने हैं जी। तो जी सारे निर्दोष हैं जी। तो जी मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कहीं से भी कर लो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हाँ जी, तो जी हम ये कहना चाह रहे थे, मतलब राजपूतों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पर, कोई चीज नहीं, कोई। ठीक है, इसमें ये जान लेते हैं कि कानूनी तौर पर आपकी क्या मदद हो सकती है। सर, जो बात यहाँ पर है कि अभी सहारनपुर में जो मामले निकलकर सामने आए थे, 14 से 15 लोग इनके साथ के गिरफ्तार किए गए हैं, तो ये कानूनी तौर पर क्या मदद पा सकते हैं उसके लिए? देखिए थोड़ा सा सवाल इनका मैं समझ नहीं पाया हूँ, तो मुझे लगा कि सहारनपुर में जो दंगे हुए हैं उसमें इनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है शायद, और अगर ये निर्दोष हैं तो अपनी बात रखें, वहाँ पर बेल एप्लीकेशन लगाएं अपनी ये, अगर इनको मुलजिम साइड किया गया है तो वहाँ पर अपनी ये बेल ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है ये यूपी में तो एंटिसिपेटरी से बेल का तो प्रावधान है नहीं, मगर 482 सीआरपीसी में जो है ये वहाँ पर अपनी अरेस्ट जो है स्टे करा सकते हैं, रीज़न देके कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा, और वो कोर्ट तय करेगी इसमें विवेकानुसार कि इनके साथ क्या करना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का यहाँ पर जवाब मिला होगा। अब चेक बाउंस से रिलेटेड हम मुद्दों पर बात करते रहेंगे, लेकिन एक दर्शक और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आशीष, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? आशीष कहिए अपनी बात, टीवी की आवाज कम कीजिए। सर मुझे जो है डेली किसान चैनल में वो जॉब देने के लिए जी सर, मुझे जो है डेली किसान चैनल में जॉब देने के लिए बोला गया था। हाँ, और अभी तक मतलब कि मार्च में ही 1 मार्च से 1 मार्च में हमें आया था ज्वाइनिंग लेटर, तो बोले कि 15 दिन के अंदर में आप पैसा जमा कीजिए तो हमें मिलेगा जवाब। तो हमने समझ कि हमको फर्क से पूरा किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आशीष आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है, बिल्कुल हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा या तो आप हमें दोबारा कॉल करें, या फिर जो नीचे जो पता है हमारा, जो हमारी मेल आईडी है, आप उस पर अपनी लिखित में समस्या यहाँ पर हमें भेजें और आपकी पूरी मदद यहाँ पर की जाएगी हमारी जो टीम है उसकी तरफ से। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। चेक बाउंस को लेकर जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कई लोग ये इंटेंशनली करते हैं तो इस पर कितनी सख्ती के साथ कानून यहाँ पर बनाया गया है, क्या यहाँ पर सजा दी जा सकती है, कितनी सजा यहाँ पर हो सकती है। ये कानून उन लोगों के खिलाफ ही है जो कि लापरवाही के चलते चेक को इशू करते हैं, मतलब जानबूझ के। हाँ, जानबूझ के उनके खाते में पैसे नहीं होते, कई बार वो सिग्नेचर डिफर भी करके अपने फाइल करते हैं, इसके अंदर अकाउंट क्लोज कर देते हैं। उनको पता होता है कि चेक हमारे खाते में पैसे नहीं है और किसी को टालने के लिए उन्हें चेक इशू कर दिया। ये जो कानून है ये उन्हीं लोगों के लिए है, और इसके अंदर जो है 2 साल की सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, और जो चेक अमाउंट है इसके डबल अमाउंट का जो है इसको मुआवजा देने का भी प्रावधान है इसके अंदर, इस कानून में। लेकिन हम इसको कैसे, प्रोसेस इसकी क्या रहती है, हम कैसे इसमें कोर्ट में जा सकते हैं इस मामले को लेकर? देखिए इसके अंदर होता क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, चेक बाउंस हुआ, नोटिस दिया, नोटिस होने के बाद हमें विद इन टाइम इसको मुकदमा फाइल करा उसके अंदर हमने, और कोर्ट में जो है ट्रायल हुआ इसका। तो ट्रायल होने के बाद जब कोर्ट इसको जो निर्णय देती है इस पर, तो निर्णय जो है वो पार्टीज़ की, दोनों पार्टीज़ के पक्षों को सुनने के बाद जो है इसमें निर्णय आता है। और अगर उसमें
ये भी बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कानूनी लेन देन है, अगर पता लगे किसी ने भाई 10 लाख का उधार दे दिया जबकि उसकी इतनी कमाई नहीं है और वो शो कर रहा है कि मैंने इस आदमी से 10 लाख रुपए लेने थे और मैंने इस आदमी को 10 लाख रुपए दिए थे, तो वो भी आजकल जो है कोर्ट बड़ी सख्त है इन मामलों में कि जो आदमी इनकम टैक्स नहीं पे करता और जिसकी इतनी कमाई नहीं है और जो इस तरीके से क्लेम करता है कि भाई मैंने पैसे दिए थे, इसमें कानूनी लेन देन जो है एक तरीके से जो है उसका बड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आजकल इसमें वैसे कानून में भी प्रावधान है कि ये इस तरह के जो मुकदमे हैं वो 6 महीने में पूरे होने चाहिए, मगर जजिस की कमियों के चलते ये ऐसा हो नहीं पाता। मगर बात मैं यही कहूँगा आप सबसे कि न्यायपालिका पर आप विश्वास रखें, थोड़ा टाइम लगता है मगर न्याय जरूर मिलता है। हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हैं जौनपुर से, राजकुमार जी। राजकुमार जी, स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन में, अपना सवाल रखिए। ऐसा है ना जी, हमने धान दिया था। हाँ, हमने धान दिया था, किसान बना दिया, तो धान वाला ले गया जी, और धान चेक हमको चेक दे दिया, साल भर बाद चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, हमने खाते लगा, उसके बाद पैसे नहीं है, चेक बाउंस हो गया। तो हम किसान में जानकारी न रहते हुए 2 महीना चेक बाउंस होगा, खराब चाहिए, अब ऐसा खाओ करी पेश करी खा करी करी तो ये 2 महीना बाद। राजकुमार जी, आपकी टीवी की आवाज़ खुली हुई है और आपकी आवाज़ बिल्कुल यहाँ साफ नहीं आ पा रही है। हम चाहेंगे कि जो भी दर्शक हमें कॉल करते हैं तो पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद किया कीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम तक पहुँच सके और हम सही से आपके सवालों को सुनकर उनको सही जवाब यहाँ पर दे सकें। मैं चाहूँगा कि आप लिखित में आप जो भी आपकी परेशानी है आप हमें चिट्ठी लिख सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश से, विकास। स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर जी, हम दुर्घटना संबंधित ये कहना चाहते हैं सर जी। जी कहिए सर। ये जी सर, एक ड्राइवर थे सर, उसकी जो है दुर्घटना हो गया सर गाड़ी चलाते वक्त जी, और उनके जो है बच्चे और ये जो है परिवार है सर, तो वो सर केस किए थे लेबर कोर्ट में और सर वो जो है उनको वकील लोग जो है दबाव देकर उससे समझौता करा दिया जाए जो कि 22,45,000 का था सर जी, और उसको जो है 6,50,000 में समझौता करा दिया सर। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो जो है बहुत असमर्थ है सर, वो जो है वो वहाँ पे जाना ये सर छत्तीसगढ़ की मामला है सर। हाँ, अंबिकापुर से सर। तो सर वो चाहती है कि हमारा इतने का था, उतने में जो है वकील लोग सर अपने में समझौता करके इसको जो है वहाँ जाकर खड़ा करा के बुलवाए सर। ठीक है, समझ लेते हैं इसमें क्या कुछ किया जा सकता है कि कुछ संभावना इसमें है भी कि नहीं है। 22,45,000 का कुछ मामला था लेकिन समझौता करा के वो 5 लाख में रफा दफा ऐसा कुछ करवा दिया गया है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि जो एक्चुअल अमाउंट था उसी को लेकर यहाँ पर बात हो। तो क्या दोबारा इसमें से कुछ प्रयास किया जा सकता है, ऐसा कुछ है सर? देखिए, इसके अंदर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की अगर मौत हुई है तो उसके लिए मोटर एक्सीडेंट है वो, तो उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल है, उसमें मुकदमा फाइल किया जा सकता था, उसमें अभी भी कर सकते हैं ये। उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन में जहाँ तक मुझे अभी उनकी बात क्लियर नहीं हो पा रही, वर्कमैन कंपनसेशन में भी इन्होंने वहाँ अप्लाई किया होगा वहाँ पर क्लेम के लिए। तो अगर वहाँ सेटल हो गया है और वो अपील तो नहीं कर सकते उस ऑर्डर की, हाँ रिवीजन का प्रावधान है, मगर इसमें इस केस की बारीकियों को देखना पड़ेगा। इस तरीके से हम इस पर राय नहीं दे सकते कोई। आप लिखित में जो आपकी जानकारी है वो सारी भेजिए, जो केस था क्या उस पर निर्णय हुआ है वो सारा जो पता आ रहा है नीचे आपके यहाँ स्क्रीन पे, आप उस पर भेजें। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप हमें भेजें जो भी आपकी समस्या है, आप लिखित में एक लेटर लिखें और जो भी आपके पास चीज़ें हैं, दस्तावेज हैं, वो भी आप हमें भेजें ताकि हम आपकी बहुत सही से मदद कर सकें। शुक्रिया फिलहाल अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जौनपुर से, जावेद जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, कहिए। जी सर, मुझे टीवी के माध्यम से आपके बारे में पता चला। इंडियन लीगल रिसर्च फाउंडेशन है ना जी, तो एक सर हमारे रिलेशन में केस वो हो गया है, डिवोर्स का केस है। हाँ। तो लड़का जो है सऊदी अरब में है, ठीक है, वहाँ से वो लिख के भेज दिया था और डिवोर्स
पेपर लिख के भेज दिया है और ये नहीं जा रहा है लड़की को, उसके घर वाले परेशान हैं। इसका क्या सोल्यूशन है लीगल तरीके से, क्या हो सकता है? एक बड़ी बहस, एक बड़ी चर्चा इस वक्त इस मुद्दे पर चल रही है। जैसे कि विदेशों में बैठे कई लोग तलाक दे देते हैं, तो ऐसा ही एक मामला ये भी है कि सऊदी अरब में बैठे तलाक दे दिया और साथ में ले जा नहीं रहे। इसमें क्या किया जा सकता है? देखिए, ये एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में 3 तलाक की बात हो रही है यहाँ बिल्कुल पर। भैया। तो यहाँ पर जो है, इसमें महिलाओं के लिए कई तरह के कानून हैं और उसमें अगर खर्चा नहीं दे रहा है तो खर्चा तो खैर वो क्लेम कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर कोई प्रताड़ित किया गया है उसके लिए भी कानूनी प्रावधान है। और 3 तलाक वाले संदर्भ में अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो है गाइडलाइन आई है, एडवाइजरी आई है, उसके आधार पे थोड़ा सा इनको देख के उसमें इनको आगे परस्यू करना पड़ेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ पर। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि चेक बाउंस के मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं और तमाम पहलुओं पर हमने यहाँ पर बात भी की। लेकिन सर, एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि क्या ये कंपाउंडेबल ऑफेंस में आता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये बिल्कुल कंपाउंडेबल ऑफेंस है। किसी भी स्टेज पे जो है ये कोर्ट के सामने जो है समझौता किया जा सकता है इसके अंदर। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि लोग कई बार आप बिल्कुल लास्ट में जाके समझौता करेंगे और जो जिसके पास चेक होल्डर जो है, जो कंप्लेनेंट है, उसको परेशानी होती है। इसमें जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर मुकदमा कौन सी स्टेज पे अगर ये जो है समझौता हो रहा है उसके आधार पे जुर्माना भी लगता है। ऐसा ना है कि जो ऐसा ना सोचे जो चेक इशू करने वाले हैं कि हम लास्ट में जाके है इसके अंदर समझौता कर लेंगे, अभी तो खैर थोड़ा सा टाइम खींच लेते हैं। ऐसा नहीं है, इसके अंदर कंपाउंडेबल ऑफेंस है, टाइम से इसको आप निपटा लें इसको। ठीक है, इस्लामुद्दीन एक दर्शक और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लखनऊ से। इस्लामुद्दीन जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। इस्लामुद्दीन जी, टीवी की आवाज कम कीजिए, सवाल रखिए अपना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आवाज बहुत कम करने जा रहा हूँ। बिल्कुल समझिए, हमने आवाज बंद कर दिया। चलिए, बहुत अच्छा, आप कहिए। जी, हम ये चाहते हैं। हेलो जी, कहिए, सुन रहे हैं आपको। हाँ, हम ये चाहते हैं कि देखिए, जैसे बाहर विदेशों में है कि कोई भी एक चीज का अगर सिद्धांत हुआ कि ये गुनाह करोगे तो 10 दिन की सजा 10 दिन में हो जाएगा, और अपने यहाँ ऐसा सिस्टम क्यों नहीं? ये चलता रहता है। यहाँ भी कुछ ना कुछ कानून को होना चाहिए कि 10 दिन या महीना भर, 2 महीना नियम बनाए, 2 साल, तो 2 साल में आदमी को क्लियर हो जाना कि हाँ भाई, मुझे 2 साल बाद सजा मिल जाएगी, मैं इतना गुनाह नहीं करूंगा। जी देखिए, मतलब कोई भी कानून है, इसके अंदर जो कानून है, कानून जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही निर्णय ले पाता है, और दोनों पक्षों को सुनने में कई बार टाइम लग जाता है। इसके चलते जो है टाइम लगता है। जितने नए कानून आए हैं, आपको बताऊंगा, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके अंदर 60 दिन का टाइम दिया गया है एप्लीकेशन का निपटारा करने के लिए। चेक बाउंस के केसेस में 6 महीने का टाइम दिया गया कानून के अंदर। थोड़ा न्यायपालिका पे विश्वास रखें, धीरे धीरे ये सारे दिन आएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस्लामुद्दीन जी। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा भरोसा रखिए, इतनी जल्दी भरोसा यहाँ पर खोया नहीं जाता है। राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और तमाम दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया। चेक बाउंस रिलेटेड मुद्दे पर उनको इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही।